नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बदलेगी कांग्रेस फिर जीतेगी रेस देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में कांग्रेस रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म की राह पर चलने को तैयार दिख रही है और पिछले दिनों कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद रिफॉर्म के पहले चरण की शुरुआत कर दी गई है। दरअसल 2003 से लेकर यदि बीच के 18 महीनों को छोड़ दें तो कई प्रयास करने के बाद भी प्रदेश में कांग्रेस हार के सदमे से उबर नहीं पाई है। हर चुनाव के पहले एड़ी चोटी का जोर लगाने और कार्यकर्ताओं में मनोबल फूंकने के बावजूद सत्ता की रेस में पिछड़े जाती है और इन 2 दशकों के दौरान न केवल कांग्रेस का संगठन कमजोर हुआ है बल्कि नेताओं में भी अवसाद आ गया है। कई बड़े कांग्रेस नेता तो पार्टी ही छोड़ गए हैं और अब मध्य प्रदेश कांग्रेस जल्द ही नए रंग में नजर आएगी। पार्टी ने इसका रोडमैप तैयार कर लिया है और अगस्त में नई टीम का ऐलान भी हो जाएगा। साथ ही ये खुलासा मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने किया है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चल रहे मंथन कार्यक्रम में कहा कि नई कार्यकारिणी 15 दिन में सामने आ जाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर नए जज्बे के साथ मजबूती के साथ जनता की आवाज बनकर उभरेगी और नई टीम में 50 साल से कम उम्र के कार्यकर्ताओं को मौका भी दिया जाएगा। कुछ युवा विधायकों को भी शामिल किया जा सकता है। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस छोड़कर जाने वाले और वापस कांग्रेस में आने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, इन पर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि कांग्रेस में द्वंद्व तो तरफा है, तो एक और कलीबाई संस्कृति में बटी कांग्रेस में क्षेत्रीय छत्रप हमेशा ही हावी होता रहा है, जिनको नजरअंदाज कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। दूसरा, कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के मजबूत संगठन से है और मध्य प्रदेश बीजेपी की राजनीति की नई प्रयोगशाला है और पार्टी ने जितने भी प्रयोग किए हैं सभी बीजेपी के प्रयोग सफल हुए हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में 163 सीटों के साथ प्रचंड जनादेश के साथ आई मोहन सरकार ने 29 सीटें लोकसभा में जीतने का लक्ष्य रखा था और उसे पूरा भी कर दिखाया है। प्रदेश में डॉक्टर मोहन सरकार अनेक लोक लुभावन और जनहितैषी योजनाएं लगातार चलाकर सर्वस्पर्शी सुशासन को आगे बढ़ा रही है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2028 के रोड मैप को लेकर चल रही कांग्रेस अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी तेजी से दौड़ लगाएगी और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के मजबूत और समन्वय से सत्ता और संगठन के चक्रव्यूह को भेदने में क्या पार्टी सफल होगी। जबकि सभी अभी सफर लंबा है और डगर उबड़ खाबड़ भी है। इसी पर चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुना देते हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी भी सक्रिय है, तो कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका तारुफ उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस से समर सिंह हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है समर जी भी आपका। और सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ गई, बहुत स्वागत है मुक्ता जी आपका भी। मुक्ता जी, पहले आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से कांग्रेस में मंथन हुआ है, लगातार चर्चाएं हुई हैं और जो भी कमजोर कड़ी रही है उसको दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की गई है। इससे पहले तमाम दौर हमने देखे, लगातार कवरेज की। एक विधानसभा चुनाव का समय था जब कांग्रेस थोड़ी मजबूत दिखाई दी थी। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस यहां पर पहले से बदलाव आएगा और एक बड़ी जीत की तरफ यहां पर बढ़ेगी, लेकिन जो नतीजा रहा वो सिफर रहा। कुछ ज्यादा कुछ हासिल कांग्रेस को नहीं हुआ। उसके बाद लगा लोकसभा चुनाव में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे भी सामने रहे। अब कांग्रेस फिर एक बार तैयारी कर रही है, फिर रिफॉर्म की तैयारी है, लगातार अब मंथन किया जा रहा है। क्या कुछ स्थिति आप कांग्रेस की देख रहे हैं? देखिए ऋषभ, मंथन तो बहुत हुआ, बहुत घंटों तक चला। हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से कांग्रेस मंथन कर रही है। पीसीसी में जमावड़ा भी है, सारे नेताओं को बुलाया गया है, कार्यकर्ता भी वहां है, लेकिन इस मंथन में निकला क्या? ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा विष ही निकला है, अमृत अभी नहीं निकला है। क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देखते आ रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस की जो स्थितियां बन गई है, जिस तरह की वहां देखिए, हर वक्त जब कांग्रेस की बात होती है तो कांग्रेस में गुटबाजी की बात होती है, हर वक्त गुटबाजी की बात होती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में गुटबाजी नहीं है, बीजेपी में नहीं है। क्योंकि मुझे याद है जब 2023 का विधानसभा चुनाव होना था तो उस समय बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता ने यह कहा था कि अब बीजेपी को जो है, बीजेपी के अंदर ही जो जिस तरह से कांग्रेस से जो नेता आए हैं उन्हीं से अंदर ही बीजेपी वर्सेस बीजेपी की स्थिति है। कांग्रेस हमारे सामने उस मुकाबले में नहीं है और वो देखा हमने, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का भी जो चुनाव हुआ है, हमने ये देखा है कि वाकई में बीजेपी की जो उसको अपने अंदरूनी ही लोगों से, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना है, वहां भी गुटबाजी है, लेकिन वो उसको
उसको वो काबू कर लेती है, उसको वो मैनेज कर लेती है, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी माइक्रो लेवल तक मैनेजमेंट करती है, जिस तरह से वहां पे संवाद लगातार होता रहता है, जो रूठे होते हैं उनको मनाया जाता है। जब अमित शाह भी यहाँ आए थे लगातार, वो विधानसभा के समय वो बार बार यही कहते थे जितने रूठे लोग हैं सबको मनाइए। उन्होंने टारगेट दे रखा था, वरिष्ठ नेताओं की फौज लगा दी थी कि सब जो नाराज नेता है उनको मनाना है, क्योंकि हम सबको मिलकर चुनाव लड़ना है और जीतना है। देखिए कांग्रेस में भी गुटबाजी है, गुटबाजी बहुत हावी है। एक तरफ दिग्विजय सिंह गुट है, एक तरफ कमलनाथ गुट है, एक तरफ अन्य नेताओं के गुट है। कई नेता तो जो थे वो अब बीजेपी में भी चले गए हैं, जैसे कि सुरेश पचौरी। लेकिन कांग्रेस की जो कमी है वो ये है कि वो कभी भी गुटबाजी को खत्म नहीं कर पाती, एकजुट नहीं हो पाती, एक लक्ष्य की ओर काम नहीं कर पाती। बीजेपी में ऐसा रहता है कि उसका लक्ष्य बहुत क्लियर होता है, कि उसको बीजेपी को पता है कि हमें जीतना है, तो सब गुटबाजी भूल के, अपने डिफरेंसेस भूल के एकजुट हो जाते हैं, जो कि कांग्रेस में नहीं हो पाता। और अभी की अगर मंथन की हम बात करें तो देखिए लंबे लंबे दौर के मीटिंग्स चले, लेकिन निकला क्या? फिर वही बातें हुई। क्या नया चेहरा लाके बदलाव होगा? ठीक है, आप कार्यकारिणी आप घोषित कर देंगे 10 से 15 दिन में, लेकिन होगा क्या? आपके कार्यकर्ता मायूस हैं। जिस हिसाब से अभी हमने विधानसभा, इस लोकसभा चुनाव के समय में हमने देखा, जिस हिसाब से कांग्रेस में पलायन हुआ है, इससे पहले हमने इतने नेताओं को कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाते हुए नहीं देखा। हालांकि इसका असर भी बीजेपी में बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस आके जो है सबको उनको तवज्जो दी जा रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो अब आगे 4 साल हैं, 4 साल यहाँ पे 4.5 साल से पहले चुनाव नहीं हो रहे, तो क्या 2028 में इस जो मंथन है का असर होगा? ये देखना होगा। निश्चित तौर पर देखिए मंथन का दौर तो लगातार जारी है, और जैसे आपने तमाम बिंदुओं पर जिक्र भी किया, देखिए अब क्या कुछ मंथन का परिणाम निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि 2028 का जो लक्ष्य है वो काफी दूर है, लेकिन निश्चित तौर पर सक्रियता होना भी जरूरी है। जिस तरीके से मंथन भी किया जा रहा है, समर जी मैं आपके पास आऊंगा, विषय भी आपको लेकर ही महत्वपूर्ण है, कांग्रेस का आज विषय है। लेकिन जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव में उम्मीद थी कि चलिए इस बार जो स्थिति थी, एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र हो रहा था कि इस बार चलो कांग्रेस कुछ बढ़िया प्रदर्शन करेगी, लेकिन उससे जो उम्मीद की गई थी वो प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। अब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो लगा कि चलिए अब जो गलतियों से सीखा है, मंथन का दौर हुआ है, मंथन किया गया है, अब इस मंथन के बाद कुछ बदलाव आएगा और कुछ परिणाम भी बदलेंगे। और मुक्ता जी और हम लगातार चर्चा भी करते थे कि अब डबल डिजिट की बात कांग्रेस कह रही है, लगातार उसमें आत्मविश्वास भी नजर आ रहा है, लेकिन हुआ क्या? जो एकमात्र सीट थी वो भी गंवा दी गई। तमाम तरीके से जो विद्यार्थी वर्ग होता है वो भी जब चर्चा करता है, उससे भी पूछा जाता है मेरा पेपर कैसा गया, तो पेपर के बाद विद्यार्थी कहता है कि पेपर तो अच्छा गया लेकिन परिणाम उतने बेहतर नहीं आ पा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति क्या कांग्रेस की हो गई है? समर जी। जी देखिए मुक्ता जी की कुछ बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन कुछ बातों से मैं अपनी असहमति जताता हूँ। कांग्रेस पार्टी के अंदर ये रिफॉर्म का दौर है, और कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी होती है उसके अंदर जीत की और हार की समीक्षा होनी चाहिए। जो भी उन्होंने पिछला परफॉर्मेंस दिया उसकी समीक्षा जरूर होना चाहिए, तो इस बात पर हम भरोसा करते हैं। और उसी के अंतर्गत हमने इस रिफॉर्मेशन टीम हमारी जो आई थी यहाँ पर, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी, उस हिसाब से हमारी अब जो आने वाली कार्यकारिणी वो गठित होगी। तो पहली बात तो ये है कि ये एक लोकतांत्रिक पार्टी का एक सिंपल सा एजेंडा है कि आने वाली चुनौतियों को किस प्रकार से हमको स्वीकार करना है, उस चीज को हम लोग आगे देखते हुए 2028 को मद्देनजर देखते हुए चल रहे हैं। दूसरी बात जहां तक है कि यहाँ पर आपने कहा कि काफी लोगों ने पलायन किया है, तो देखिए पलायन का जो आंकड़ा है वो वाकई में ज्यादा है, बट जितना बीजेपी बता रही उतना भी नहीं है। और दूसरी बात तो जो पलायन हुआ है उसके कारण क्या है, उसके पीछे जाने की जरूरत है। अब ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने किसी पे सीबीआई नहीं लगाई, किसी पे ईडी नहीं लगाई, किसी घर छापे नहीं पड़े। ये सब करने के बाद में जो पलायन हुआ है, आप अगर इंदौर, लेकिन देखिए जिस तरीके से फिर आप अभी देश में लोकसभा चुनाव भी हुए, आप आरोप लगाते हैं तो कई जगह आपके परिणाम बेहतर हुए, लेकिन जब वहां पे हार का सामना आपको मध्य प्रदेश में जब करना पड़ा तो ये आरोप लगातार देखने को मिले हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर पलायन की बात हो तो इस बार जो रिकॉर्ड पलायन हुआ, बीजेपी में भी लगातार कई नेताओं ने दल बदल किया, तो बीजेपी के लिए भी इस बार काफी स्थिति ऐसी थी, लेकिन परिणाम की बात होती है तो बीजेपी आवाज ही मार गई। तो यहाँ पर कांग्रेस को मंथन की ज्यादा आवश्यकता है, जो आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन आरोप क्या वाजिब होते हैं? जी बिल्कुल सही बात है। जो जब से राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में आई है तब से दल बदलने का एक रिवाज सा चल रहा है। मैंने पिछली बार भी आपके डिबेट में बताया था कि एक गया राम करके थे हरियाणा के विधायक, जिन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली। तो
ये कोई नई बात नहीं है। लोग अपने महत्वाकांक्षाओं के अनुसार, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के अनुसार पार्टी बदलते हैं। जैसे कि अब अमरवाड़ा की हम बात करें तो वहां पर जो कमलेश्वर शाह हैं उनके ऊपर बड़ी जांच होने की संभावना थी, उनकी जेल जाने तक की नौबत आ गई थी, तो उन्होंने अपनी पार्टी बदली। आप देखेंगे इंदौर के अंदर अगर जो हमारे प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपनी नामांकन आखिरी दिन वापस ले लिया पार्टी को धोखे में रखते हुए, तो उनके ऊपर भी एक कानूनी कार्रवाई, उनके 20 साल पुराने केस के ऊपर धाराएं बढ़ा दी गई। तो इस प्रकार के काम बीजेपी ने करे हैं, तब जाके इनको इतनी जीत मिली है। चलिए ठीक है, देखिए इन आरोपों पर वंदना जी हैं, मुझे लगता है अच्छी वक्ता है और वो इस पर अच्छी से टिप्पणी करेंगी। अब वंदना जी आप ही के पास आ रहा हूं, जिस तरीके से तमाम आरोप कांग्रेस लगाती है उस पर प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन अब लोकसभा चुनाव का दौर खत्म हो गया है, विधानसभा चुनाव पहले ही खत्म हो चुके हैं, अब कांग्रेस तैयारी कर रही है 2028 की, तो रिफॉर्म कांग्रेस हो रही है और परफॉर्म भी करेगी, इसको लेकर तैयार है, तो आगे चुनौती आपको मिलने वाली है। वंदना जी नमस्कार। देखिए ऋषभ जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चलिए कांग्रेस पार्टी देर आई दुरुस्त आई। अब कांग्रेस पार्टी ने ये डिसाइड तो किया, उन्हें अब थोड़ा सा मंथन और चिंतन करने की आवश्यकता है। देखिए कांग्रेस पार्टी जो ये रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म कह रही है, तो बातें करना बहुत आसान होता है, पर रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के लिए लीडर्स भी होने चाहिए आपके पास। आपके जो लीडर हैं, आपके जो मुखिया हैं जीतू पटवारी जी, आपके ही पार्टी के नेता और इतने वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा जी, विवेक तनखा जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास जाकर उनके खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं। दिग्विजय, अभी जो इनकी एक कोई कमेटी बनी है चुनाव को लेकर, आगामी जो भी इनकी रणनीति है उसको लेकर, उसमें कमलनाथ जी का नाम गायब कर दिया गया है, विवेक तनखा जी का नाम है, दिग्विजय सिंह जी का नाम है। तो देखिए जिस परिवार में इतनी अंतर कला होती है, वो परिवार, सबसे पहले तो इन्हें भारतीय जनता पार्टी से एक बात सीखनी चाहिए, एकता, और दूसरी चीज सीखनी चाहिए अनुशासन। आपने देखा ये लोग रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, हम तो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हमारी विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो गई, आपने देखा लगभग हमारे 3 से समर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आता हूं आपके पास। जी 3 से 4 हजार कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उसमें संगठनात्मक चर्चाएं हुई। उसमें ये चर्चा हुई कि आगे हमारी संगठन की रणनीति क्या होगी, कांग्रेस से जो हमारे साथी आए हैं उन्हें भी कैसे एडजस्ट किया जाए, उस पर विचार विमर्श हुआ। क्योंकि कांग्रेस के नेता एक प्रश्न चिन्ह हमेशा लगाते आए थे कि कांग्रेस से जो लोग जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में उन्हें स्थान नहीं दिया जाएगा, तो उस पर भी चिंतन हुआ है, उस पर भी बातचीत हुई है। तो देखिए कथनी और करनी का अंतर दिखता है, हम कहते हैं और करते भी हैं। देखिए 3 तरह के लोग होते हैं ऋषभ जी, एक कहते हैं करते नहीं, एक कहते हैं करते हैं, एक करते हैं कहते नहीं। हम तो कहते भी हैं और करते हैं, और ये लोग सिर्फ कहते हैं करते नहीं। तो देखते हैं, शायद इन लोगों को सद्बुद्धि आ गई हो, शायद कुछ अच्छा हो, पर उम्मीद तो नहीं नजर आती। क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों ने इस बार अपना मटिया पलीत कराया है मध्य प्रदेश में, जिस प्रकार से इन लोगों ने शून्य के आंकड़े पर आकर खड़े हो गए हैं, उसके बाद रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म नहीं, उसके बाद पहले जाए और जनता से जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आए, वो मध्य प्रदेश आए और माफी मांगो यात्रा निकालें। ठीक है, देखिए आपका कहना भी स्वाभाविक है, इस पर जिस तरीके से अगर बीजेपी तंज भी कसती है तो वो तंज कसने लायक प्रदर्शन कांग्रेस कर रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देंगे समर जी। देखिए क्या कुछ आप कहना चाह रहे थे वो भी बताइए, लेकिन एक बड़ा कार्यकर्ता वर्ग आपका है जो कहीं ना कहीं लगातार उम्मीद रखता रहा, उम्मीदें उसकी टूटती रही और लगातार ऐसी प्रक्रिया होती रही। अब फिर से आप उम्मीद जगा रहे हैं, तो क्या भरोसा देंगे, क्या इसका बड़ा कारण आप बताएंगे कि इस बार जो उम्मीद आप कर रहे हैं वो नहीं टूटेंगे? मैं वंदना जी की बातों का कुछ जवाब देना चाहूंगा कि आपने कहा कि जीतू पटवारी जी के खिलाफ और जीतू पटवारी जी कुछ कर नहीं रहे हैं। मैं बताऊं मैडम, हमारी जो पार्टी है कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है, हम सभी लोगों को साथ में लेके चलते हैं। हम किसी को पर्ची का मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं बना देते, कहीं बैठा हुआ कोई आदमी पीछे और जाके उसको पर्ची लिख के मुख्यमंत्री बना। कहाँ गई विधायक दल की बैठक होनी चाहिए, वहां पर विधायकों को अपना नेता चुनना चाहिए। कुछ भी आप तो जो है एक पूरी तरह गैर लोकतांत्रिक फासीवादी पार्टी है, आपके पास में झूठी बातों और झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं है। आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी, लेकिन समर जी जब लोकतंत्र की बात कांग्रेस करती है तो ये लोकतंत्र कितना भारी कांग्रेस पर पड़ता है, क्योंकि तमाम तरीके से जो नेता हैं वो खुलेआम आपके बड़े नेतृत्व का बोलते हैं, लगातार पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो ये लोकतंत्र कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता है। लोकतंत्र हमें
स्वतंत्रता देता है अपनी बातों को निष्पक्ष रूप से रखने के लिए। ये हमारा लोकतंत्र है और ये कांग्रेस का लोकतंत्र भी है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, आपने मुझे टोक दिया उसके लिए कि जहां तक की बात है, आप कह रहे थे कि प्रियंका गांधी जी को और राहुल गांधी जी को आके माफी मांगना चाहिए, तो पहले नरेंद्र मोदी जी को बुलाए, जो विश्व के अंदर एकमात्र इंटायर पॉलिटिकल साइंस के होनहार छात्र रहकर जो नालियों से गैस निकाल कर वो चला रहे हैं, उनको माफी मांगना चाहिए देश को कि एक साइंटिफिक अप्रोच लाना चाहिए। हमको 2024 के अंदर हम लोग बैठे हैं, नाली से गैस निकाल लिया, आपको माफी मांगना चाहिए। मतलब 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के लिए आपको माफी मांगना चाहिए, 2 करोड़ रोजगार के लिए आपको माफी मांगना चाहिए, हर इंसान को घर देने की बात पर आपको माफी मांगना चाहिए, 450 मध्य प्रदेश के अंदर 450 के सिलेंडर के लिए आपको माफी मांगना चाहिए, आपको 2750 रुपए के धान के मूल्य, गेहूं के मूल्य 3100 रुपए धान के मूल्य के लिए माफी मांगना चाहिए। कितनी माफी मांगेंगे आप, ये बताइए मुझे। और जहां तक बात आप कांग्रेस की कर रहे हैं, कांग्रेस हार से हार गई, लेकिन कभी भी हिंदू मुस्लिम को बांट कर हमने चुनाव नहीं लड़ा। हम हार जाएंगे, कांग्रेस पार्टी खत्म भी हो जाए, लेकिन वो कभी भी इतनी खाई आदमी को आदमी के खिलाफ खड़े रहने की। चलिए ठीक है, देखिए वंदना जी कुछ कहना चाह रही थी, वंदना जी आप कुछ कहिए और उसके बाद मुक्ता जी के पास जाऊंगा। देखिए ऋषभ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए किस प्रकार से ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को कुचलने वाले लोग आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने संविधान को कितनी बार संशोधित किया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं आपातकाल लगा के, आज बड़े लोकतंत्र के हितैषी बने हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसका सबसे पहले नारा था, ना जाति पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और आज जातिगत जनगणना, जातिगत समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग, इस तरह की बातें करना, हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटना, संप्रदाय की राजनीति फैलाना, आतंकवादियों का समर्थन करना, उन्हें ओसामा जी, इजरत जहां जी को भारत की बेटी, और इस तरह के लोग, देश विरोधी लोग आज हमसे कह रहे हैं कि हम माफी मांगे। अरे आप जनता से माफी मांगिए, अपनी जो कृत्य है उसके लिए माफी मांगिए। जनता आपको बार बार नकार कर जवाब दे रही है, फिर भी आप लोग सुधर नहीं रहे हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के पहले एक अपॉलॉजी। चलिए ठीक है, देखिए आरोप लगते रहे, लेकिन समर जी जिस तरीके, ठीक है आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप पर मैं लौटूंगा, लेकिन जिस तरीके से आप तमाम बातें जरूर कर रहे हैं, तमाम दावे जरूर कांग्रेस करती आई है और जिस तरीके से आरोप आप लगाते हैं बीजेपी पर, लेकिन सबसे बड़ा जो दुखी आपका वर्ग है, जो कार्यकर्ता वर्ग है, वो लगातार आपसे मंथन के वक्त भी इस तरह से उम्मीदें करता है। आप लगातार जो हम स्थिति देख रहे हैं, अवसाद काफी गहरा कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है, नेताओं में दिखाई दे रहा है। हालांकि ठीक है, आप तमाम बातें कह रहे हैं, मैं लौटूंगा, समय भी हमारे पास कम रहेगा। मुक्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से लोकतंत्र की बात समर जी कह रहे थे, ठीक है लोकतांत्रिक देश है, तो मुझे नहीं लगता कि सभी पार्टी लोकतंत्र के तहत ही काम करती है, सबका अपना एक संविधान होता है, पार्टियों का भी संविधान होता है। लेकिन जिस तरीके से अब लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस हमेशा कहती आई कि लोकतंत्र, हमारे यहाँ के नेता खुलकर बोलते हैं, इस बार के चुनाव में भी देखने को मिला, तमाम जो नेता थे कमलनाथ के खिलाफ गहरी नाराजगी दिखाई दी, उनके पोस्टर पर कालिक पोती गई, कार्यकर्ताओं ने गजबल का खेल देखने को मिला। तो क्या लोकतंत्र कांग्रेस के लिए हावी होता है, क्योंकि मंथन तो किया जा रहा है, कि मंथन का एक बड़ा विषय है? ऋषभ जी एक बात और कहना चाहूंगी, इससे पहले जो जिक्र हो रहा था पर्ची वाले मुख्यमंत्री का, कि कैसे चौथे पंक्ति में वो बैठे हुए थे और अनाउंसमेंट हुआ, विधायकों ने नहीं चुना। तो देखिए ये जो है सिस्टम तो कांग्रेस में भी है, कांग्रेस में हमने सालों से देखा है, कहीं भी कोई नाम जाना है, विधायकों को चुनना है, कोई भी डिसीजन होना है, तो एक लाइन का प्रस्ताव पारित होता है कि हमने ये सोनिया गांधी पर या अपने सेंटर दिल्ली पे छोड़ा है, वरिष्ठ पे छोड़ा है। तो इस पे तो कांग्रेस को कमेंट नहीं करना चाहिए कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री, तो अब उनको बुलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके ही लीडरशिप में 29 सीट्स लोकसभा की जीती है। तो ये क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा लीडर को, ये सक्सेस का। दूसरी बात जो आपने पूछी कि जो कांग्रेस में जो इतने मुखर होते हैं, तो देखिए ये डिफरेंस कांग्रेस और बीजेपी में है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी पे नेता अपनी बात नहीं कहते हैं, वो बंद कमरों में कहते हैं, इसीलिए वो बाहर नहीं आती।
क्यों? क्योंकि वहां पे उनका जो दर्द है या पेन है उसको सुनने के लिए एक पूरी कलेक्टिव लीडरशिप बैठी रहती है, जितने बड़े नेता है वो सुनते हैं। इसीलिए तो बीजेपी में हम देखते हैं लगातार जो है मंथन होते रहते हैं, लगातार संवाद होता रहता है, लगातार मीटिंग्स होते रहते हैं। इसीलिए होते हैं कि कार्यकर्ता या किसी को भी कोई दर्द है या प्रॉब्लम है वो बताए और उसको बंद कमरे में रिजॉल्व कर लिया जाता है। जब आपकी बात सुन ली जाएगी तो आप कमरे से बाहर निकल के क्यों अपनी बात कहेंगे? यही डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी में। बीजेपी सुनती है और उसका निराकरण निकालती है, कांग्रेस में सुनने को कोई तैयार नहीं है, कोई बड़ा लीडर सुन नहीं रहा है, सुनते नहीं है। इसीलिए तो लोग बंद कमरों के बाहर बोलते हैं, कालिक पोतते, इसीलिए तो खुल के बोलते हैं। निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण बात है, समर जी मुक्ता जी भी कह रहे हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कोई इसमें ऐसी बात है जो इसको सही बात ना हो, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता हैं वाकई में जो मुखर होने का आप बात कहते हैं मुखर होकर बोलते हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में भी चर्चा होती है, लेकिन कितना नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ता है? क्या एक बड़ी वजह है अगर आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं उससे बेहतर ये हो सकता है कि इस पर मंथन किया जाए और कम से कम एक ऐसी लीडरशिप डेवलप की जाए, कम से कम जो चर्चा है वो बंद कमरे में हो, जिस अनुशासन जैसे बीजेपी कहती है अनुशासन के साथ पार्टी मंथन कर सकती है। तो एक बड़ी वजह है कांग्रेस की हार की जहां पर ये परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अनुशासन और डर में एक हल्का सा अंतर होता है सर। हमारी पार्टी अनुशासित होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को जनता के सामने, पार्टी के लोगों के सामने और पार्टी के अंदर रखती है। हमें किसी का डर नहीं होता कि हमें यानी जो मध्य प्रदेश में तस्वीरें नजर आई विधानसभा चुनाव के दौरान, क्या वो सारी अनुशासन के तहत आती है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारी पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है और सब अनुशासन के साथ में हम कार्य करते हैं। जहां तक आपने कार्यकर्ताओं की पिछली बार बात की थी, तो कार्यकर्ता का मनोबल बहुत ऊंचाई पर है फिलहाल, क्योंकि जिस प्रकार से 400 पार का नारा बीजेपी दे रही थी और कई लोगों को लगने लगा था, कांग्रेस के लोगों के साथ आम जनों को भी ये लगने लगा था कि अब सालों साल मोदी जी के अलावा दुनिया में कोई दूसरा नेता नहीं होगा। वो पहले भारत, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश और पूरी दुनिया पे एक दिन एक सबसे बड़ा नेता होगा, वो मोदी जी होंगे। लेकिन जो मोदी जी आज इस तरह छोटा सा मुंह लेके घूम बैठे हुए हैं संसद में, इस बात का प्रतीक है कि यहाँ की जनता ने और यहाँ की जमहूरियत ने अपने संविधान को बचाने के लिए वोट करा है। ये बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी को 99 वोट मिले है, 99 सीटें मिली है, लेकिन हमने उनको 400 सीटें नहीं आने दी। और जहां तक बात एक मैडम कॉन्स्टिट्यूशन कर रही थी, वंदना मैडम, कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करे, तो मैडम आप बताइए कि हमने कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे और कितने अमेंडमेंट्स के अंदर डायरेक्ट पीपल का चर्चा तो बाद में भी हुई थी कि बीजेपी ने कहा कि 400 का नारा दिया था, कांग्रेस ने फोकस उस पर कर लिया, भरोसा उस पर कर लिया। एक दूसरी बात मेरी रह गई थी, एक दूसरी बात रह गई थी कि आप बोल रहे हैं कि हम देशद्रोही ताकतों से मिले, तो हमने जिन्ना के मजार पे जाकर मत्था नहीं टेका है, वो आपके नेता थे। मोदी जी गए थे खीर खाने और बिरयानी खाने और अपनी माता जी के लिए साड़ी वो लेके आए थे, तो हम कभी नहीं गए थे। ठीक है, तो पहले आप बोलने से पहले इतिहास को देख लीजिए। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आपका ज्ञान नहीं चलेगा जो आप बच्चों को 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हिंदू मुस्लिम का जहर घोल रहे हैं, नेहरू जी के बारे में गलत बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी के बारे में गलत बोल रहे हैं। ये आप वहां पर करिए मैडम। चलिए ठीक है समर जी, आपने काफी टिप्पणी की है। वंदना जी को पास भी लगातार धैर्यपूर्वक सुन रही थी। वंदना जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से गलत जानकारियां फैलाई गई, लगातार आरोप लगते आए और अब 2028 दूर है, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उसी रंग में अब नजर आ रही, जो आरोप लगातार बीजेपी को लेकर लगाते आए थे, अब वो प्रमुखता से मुझे लगता है कांग्रेस रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी। बात समझ में नहीं आती कि कांग्रेस को शून्य से ऊपर उठना है या 400 से ऊपर उठना है। शून्य पे ध्यान दे रहे, अगर 400 से ऊपर उठ के तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेहतर होगा। रही बात जब ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पर्ची वाले मुख्यमंत्री बोलते हैं, तो बड़ी मुझे हास्यास्पद ये बात लगती है कि जो मुख्यमंत्री जिसकी तारीफ खुद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता करते हैं, उनके डिसीजंस की तारीफ करते हैं, उनने जिस प्रकार से आने के बाद से शिक्षा माफियाओं पर, खनन माफियाओं पर, धर्म के विषय में हो, हर विषय में सर्वस्पर्शी एक जो मॉडल मध्य प्रदेश को बनाने की कोशिश करिए। साथ ही साथ आपने देखा अभी किस प्रकार से एक आतंकवादी को कैसे एटीएस ने पकड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सुरक्षित मध्य प्रदेश को भी लेकर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आगे बढ़ रहे हैं। तो जो मुख्यमंत्री हर बिंदु को छू रहा है, आप कैसे मजाक में भी उसे पर्ची वाला मुख्यमंत्री बोल सकते हैं? क्यों आप ये भूल जाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व में मंत्री और शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो वो शिक्षा को भी बहुत बेहतर बनाने पर कार्य कर रहे हैं। रही बात ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इस तरह की जो ये बातें करते हैं,
तो इनको कुछ नैरेटिव रटे रटाए पॉइंट्स दे दिए गए हैं, विचारों के पास कुछ बचा नहीं है, तो कुछ रटे रटाए पॉइंट्स दे दिए गए हैं और बोला गया है कि हर डिबेट में जाके आपको ये बोलना है, क्योंकि कांग्रेस के पास तो मुद्दे हैं नहीं। अब जो मैं जीतू पटवारी जी के माफीनामे की बात कर रही थी, तो जीतू पटवारी जी के माफीनामा परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से पहले इसलिए होना चाहिए क्योंकि जीतू पटवारी जी वो हारू पटवारी हैं जिन्होंने चौपटनाथ बनकर मध्य प्रदेश को शून्य पर लाकर खड़ा किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तो 29 की 29 सीटें जीतकर ये साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी जी बसे हुए हैं, मध्य प्रदेश की जनता में के मन में भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल तमाम जो बातें हुई हैं, देखिए समय कम है वंदना जी हमारे पास, जनता मुझे लगता है बेहतर समझती है, और जिस तरीके से आपने अपनी बातें रखी और समर जी ने तमाम बातें जरूर, कई आरोप जरूर लगाए हैं, लेकिन कांग्रेस को कितने मंथन की जरूरत है, कितना काम करने की जरूरत है, जनता भी देखती है और कार्यकर्ता वर्ग भी आपका देखता है। मुक्ता जी आपके पास आऊंगा, समय कम है, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी रहेगी। अब कांग्रेस के सामने जो राह है वो कितनी आसान या कितनी कठिन आपको नजर आती है, क्योंकि लगातार मंथन पहले भी हुआ है, अब जो कांग्रेस तमाम बातें कह रही है या फिर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो आगे भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल ऋषभ, बहुत कठिन रहा है। जैसा मैंने कहा कि लगातार जो मंथन हुआ उसमें विष ज्यादा निकला, अमृत कम निकला। जिस तरह से गुटबाजी है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, और अब 4.5 साल का एक लंबा कार्यकाल है, और जिस तरह से बीजेपी और डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में काम कर रही है, और जिस तरह से कार्यकर्ता जो कांग्रेस के वो निराश नजर आते हैं, क्योंकि आप देखिए लगातार जो पलायन हुआ उससे एक बहुत बड़ा जो एक तरह से हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल वॉर जो है वो बीजेपी ने छेड़ा और वो जीत गई, क्योंकि मेंटली उसने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब कर दिया कि जब आपके इतने सारे नेता वहां जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी पूरी जो पार्टी है वो कमजोर हो गई। तो वो कमजोर उन्होंने किया है। इसमें एक बहुत सशक्त लीडरशिप की जरूरत है जो कार्यकर्ताओं को बांध पाए, और इन सब जो सारे जो गुटबाजी है, इस तरह की जो चीजें, उससे वो अपने कार्यकर्ताओं को पॉजिटिवली मोटिवेट कर ले। तो इस तरह का एक बहुत सशक्त जो है एक लीडरशिप की कांग्रेस को इस वक्त जरूरत है। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस को काफी मंथन तो किया जा रहा है, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं भी शुभकामनाएं दूंगा कि कांग्रेस मंथन जो कर रही है कुछ असर उसका दिखाई दे, और कड़ा मुकाबला हम भी देखें। चर्चा जो हम करते आए हैं उसमें कुछ बदलाव हमें भी नजर आए, उसमें भी हमें देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल समय इतना ही है। समर जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए, वंदना जी आपका शुक्रिया, मुक्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है, लेकिन लगातार इससे पहले भी मंथन हुआ है, विधानसभा चुनाव के दौरान भी मंथन हुआ, लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती। अब एक बार फिर मंथन का दौर चल रहा है और लक्ष्य है 2028 का विधानसभा चुनाव। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।